गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार। आज मैं लेकर आया हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की 5वीं वीडियो और आखिरी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस कर दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, डिफरेंट चार्टर एक्ट 1793, 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड 1853। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919 और काउंसिल एक्ट को भी डिस्कस कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोग मुख्यतः डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 और इसके बैकग्राउंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर किया। वो क्या थी उसे हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में एक प्रोविज़न था जिसके अंतर्गत 10 साल बाद एक रॉयल कमीशन का गठन होना था, जो रॉयल कमीशन देखता कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस हैं क्या वो इंडिया में सही से वर्क कर रहे हैं या उसमें किसी तरह के सुधार की ज़रूरत है। इसके अंतर्गत 1929 में साइमन कमीशन का गठन होना था, लेकिन इसे अर्ली अपॉइंट किया गया। इसे अर्ली अपॉइंट करने के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण थे। इसे हम देखते हैं कि 1929 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का जीतना निश्चित था। अब अगर लेबर पार्टी का जीतना निश्चित है तो कंजर्वेटिव पार्टी, जो वहाँ की दूसरी बड़ी पार्टी थी, वो नहीं चाहती थी कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर लेबर पार्टी के हाथ में। इसीलिए उन्होंने 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। उसके अलावा इंडियन लीडर्स को भी 1919 का एक्ट तो पसंद आया नहीं था, तो वो इसमें जो चेंजेस चाहते थे इसके अंतर्गत भी साइमन कमीशन का गठन समय से पहले कर दिया गया। इसके बाद साइमन कमीशन इंडिया आया, लेकिन इंडिया में इसका ज़बरदस्त बायकॉट हुआ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया, जिसके दो इम्पॉर्टेंट कारण थे। एक सबसे बड़ा कारण तो ये था कि साइमन कमीशन में किसी तरह से इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था, और दूसरा कारण था कि इंडियंस का कोई ओपिनियन लेने का उन लोगों ने सही तरीके से कोशिश भी नहीं किया। मतलब ये कि उन लोगों ने एक सही ओपिनियन लिया, उसी को प्रेजेंट कर दिया, जिसको लेकर इलाहाबाद के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इसका स्ट्रांगली कंडेम्ड किया गया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। अब साइमन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशंस के सारे लोगों ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि आप डायरकी को एंड कर दो। डायरकी मैंने पहले बताया, 2 हाउस इन प्रोविंशियल, जो 1919 में शुरू हुआ था, उसे एबॉलिश करने की सलाह दी गई। और ये भी कहा गया कि यूनिटरी गवर्नमेंट इंडिया में सूटेबल नहीं है, तो इंडिया में एक फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि यूनिवर्सल सफरेज इंडिया में इम्प्रैक्टिकल है। क्यों कहा ये हम नहीं जानते, बट ये समझ सकते हैं कि उनके कहने का रीज़न ये होगा कि इंडिया में बहुत कम लोग उस समय एजुकेटेड थे। डैट मे बी द रीज़न कि वो इंडिया में यूनिवर्सल सफराज देना नहीं चाहते थे। सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने गलत बताया, लेकिन ये भी कहा कि सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उस समय कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था। अब जिसके अंतर्गत 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनना था, लेकिन और भी चीज़ें हो रही थी इंडिया में उस समय, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड बना। 1929 के लाहौर रिजोल्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन था, उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम पूर्ण स्वराज्य चाहिए। मतलब अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए। डोमिनियन का मतलब कि अब हम आपके अधीन नहीं रह के राज्य चलाएंगे, अब हमें कंप्लीट आज़ादी ही चाहिए। उसके अलावा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, साल्ट लॉ को ब्रेक करके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए लंदन में। अब बहुत सारे राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुए वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी। कहने का सेंस ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कभी कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश नहीं चाहता था। वो बस चाहते थे कि लोगों को भ्रमित करके रखा जाए। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गया। उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हुई 1933 को। 1933 को रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसे हम वाइट पेपर भी कहते हैं, श्वेत पत्र। ज्वाइंट कमेटी वाइट पेपर पे बनी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और
उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19 दिसंबर 1934 को एक बिल प्रिपेयर किया, उसे पार्लियामेंट में पेश किया और वही बिल जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। आगे क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहीं ना कहीं 50 to 60% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और दैट इज़ द रीज़न कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है। अब क्या था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में? सबसे बड़ी बात 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स में डिवाइडेड था। मतलब आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं। तो आप देख लो कि अगर हमारा बेस ही 321 सेक्शन का होगा तो आर्टिकल्स तो 4 से 50 होने ही है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, उसके और भी रीजन्स है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन्स। उसके अलावा कहा गया कि हम यूनिटरी से फेडरल जाएंगे। अब यूनिटरी से अगर इंडिया फेडरल जाएगा तो यूनिटरी का मतलब ये होता है कि एक सरकार जो पूरे भारत को गवर्न करेगी। लेकिन अगर हम इसे फेडरल जाएं तो फेडरल जाने पर क्या होगा कि पूरे इंडिया को अलग अलग टाइप में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा और इस डिवीज़न का अलग गवर्नमेंट होगा और ये सारी गवर्नमेंट सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगी। अब ये होना थोड़ा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था मैं बताता हूँ। इंडिया का जो 40% का पार्ट था ना, वो अभी भी प्रिंसली स्टेट्स थे और ये प्रिंसली स्टेट कभी भी इंडियन फेडरेशन में जुड़ना नहीं चाहते थे। वो इंडियन फेडरेशन में जुड़ना क्यों नहीं चाहते थे? इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी 1858 का आपने जाना होगा, मैंने पढ़ाया था कि क्वींस प्रोक्लेमेशन था, जिसमें क्वीन ने कहा था कि आप राजा जैसे हो वैसे ही रहो, बस मुझे थोड़े एक्स्ट्रा टैक्सेस दे दो। तो अगर कोई राजा एक्स्ट्रा टैक्स देके अपना राजपाट बचा रहा है तो इंडियन फेडरेशन में जुड़कर अपनी राजपाट गंवाना बिल्कुल नहीं चाहेगा। और ब्रिटिश भी नहीं चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट इंडिया में अपना राजपाट गंवाएं। वो बस उनको इस एक्ट के द्वारा जोड़कर ये दर्शाना चाहते थे कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का ध्यान भटके और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ब्रिटिश को लड़ने के खिलाफ जाकर वो प्रिंसली स्टेट के पीछे पड़ जाएं ताकि वो इंडिया फेडरेशन में जुड़े। तो दैट इज़ द रीज़न कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियंस ने रिजेक्ट किया था। उसके अलावा क्लियर डिवीजन ऑफ पावर दी गई। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर आप अभी भी जानते हैं कि हमारे देश में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की चर्चा की गई है, जिसे हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो उस समय फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी और कंकरेंट। फेडरल मतलब यूनियन अभी का और प्रोविंशियल मतलब स्टेट। और एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का उस समय भी इंतजाम था और आज भी इंतजाम है। एंड वी ऑल नो कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में वो नहीं आता है, उसे हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। कि एग्जांपल में दे दूं, कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर, डेटा नेटवर्किंग, इन सब की चर्चा करते हैं, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय दुनिया में कंप्यूटर की चर्चा थी ही नहीं। इसीलिए कंप्यूटर और नेटवर्किंग और लॉ से रिलेटेड चीज़ें रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आज आती हैं। उसके अलावा इसने डायरार्की तो ख़त्म कर दी, लेकिन सेंटर में डायरार्की की शुरुआत की। अब सेंटर में अगर डायरार्की की शुरुआत होएगी तो 2 हाउसेस बनेंगे। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है तो उस समय भी 2 हाउसेस बने थे। उसके अलावा 2 तरह के लिस्ट की बात की गई डायरार्की के अंतर्गत। एक थी रिजर्व लिस्ट और एक था ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते थे जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। मतलब ये कि सिर्फ उस पर गवर्नर जनरल ही कानून बना सकते थे। इसमें आता था डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब इंडिया की सुरक्षा और इंडिया का दूसरे देशों के साथ किस तरह का रिश्ता होगा, ये कौन डिसाइड करता? गवर्नर जनरल। मतलब गवर्नर जनरल को पावर्स दी गई और बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई। ट्रांसफर्ड में आता था गवर्नर जनरल वर्क करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। और ये जो सिस्टम थी ना, ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की एक और कोशिश थी। किस तरह से कि रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब हमारे देश में आज एग्जीक्यूटिव किसके लिए को रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को। मतलब कोई भी मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसे पार्लियामेंट में जवाब देना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया कि कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं रखी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दी गई और डायरार्की को
खत्म कर दिया गया। लेजिस्लेटिव पावर जो प्रोविंशियल्स के पास था वो इस तरह से बनाया गया कि जो गवर्नर होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करेंगे, जिस तरह आज करते हैं। बाइकैमरल किया गया लेजिस्लेचर सेंटर पे। अब बाइकैमरल हुआ तो एक फेडरल असेंबली बनाई गई, एक काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई। फेडरल असेंबली में 375 मेंबर्स थे और काउंसिल ऑफ स्टेट में 260 मेंबर्स थे। लेकिन यहां पर फेडरल असेंबली को पावरफुल बनाया गया। किस तरह से पावरफुल बनाया गया? जैसे आज हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 110 में एक मनी बिल की बात की जाती है। ये मनी बिल एक ऐसा है सिस्टम जो कि सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, और लोकसभा को इसमें स्पेशल पावर ये है कि अगर राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट करना चाहे तो राज्यसभा कर नहीं सकता है, और राज्यसभा में जब मनी बिल जाता है तो राज्यसभा को उसे 14 डेज में रिटर्न करना पड़ता है। तो कहने का सेंस यह है कि राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ अमेंड कर सकता है। उस अमेंडमेंट को मानना नहीं मानना लोकसभा की मर्जी पे। उसके अलावा गवर्नर जनरल के पास वीटो को अभी भी बना के रखा गया। वीटो क्या होता है मैंने पहले भी बताया। अगर गवर्नर जनरल के पास वीटो है तो किसी भी एक्ट जो काउंसिल ने बनाया उसे वो रोक सकता है अपनी मर्जी से। मतलब ये कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की कोशिश तो की गई, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा पावरफुल रखा गया। इसके अलावा फेडरल कोर्ट को बनाया गया। फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में अभी हम लोग जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट, उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, लेकिन 1935 के कोर्ट को हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। इसका रीजन ये है कि फेडरल कोर्ट का उस समय मेन पर्पस था बनाने का कि सेंटर और स्टेट के बीच के झगड़े को सुलझाना, ना कि इस दोनों को डिक्टेट करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आने पर। तो दैट इज द रीजन कि इसे हम सुप्रीम कोर्ट उस समय नहीं कह सकते थे। इसमें एक चीफ जस्टिस था और 7 अदर जज, मतलब टोटल 7 जजों को मिलाकर एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। लेकिन आप याद रखें कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाया कब गया? तो 1935। इसके पहले भी एक बार कोशिश की गई थी कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करने की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इस कोर्ट को 2 तरह के ज्यूरिडिक्शन प्रदान की गई, एक थी ओरिजिनल और एक था एपिलेंट ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल क्या होता है कि वैसे कोर्ट केसेस जो सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकुलर कोर्ट्स में ही डील किए जा सकते हैं उसे हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो किसी स्टेट और सेंटर के बीच का झगड़ा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डील कर सकता है, दैट इज इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। लेकिन अगर 2 स्टेट का झगड़ा हो तो भी सुप्रीम कोर्ट डील करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी केस जो हाई कोर्ट में चल रही है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हम अपील दायर करते हैं तो उसे ही हम एपिलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल, अब इंडियन काउंसिल थी कहाँ? इंडियन काउंसिल थी ब्रिटेन में, उसे एबॉलिश कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा गया कि आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 मेंबर को ही आप अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर्स को कम किया जा सके। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इस समय बर्मा इंडिया का पार्ट था, उसे इंडिया से सेपरेट किया गया और सिंध और ओडिशा नाम के नए राज्य, नए प्रोविंसेस को क्रिएट किया गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत जो हो चुकी थी, चाहे मुस्लिम्स के लिए हो या क्रिश्चियंस के लिए हो, एंग्लो इंडियंस के लिए हो, उसे कंटिन्यू किया गया और इसमें लेबर क्लास और वुमेन को भी इंक्लूड कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑब्वियसली इंडियंस को पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण था विंस्टन चर्चिल जी ने बताया कि गवर्नर जनरल एक तरह का हिटलर बना दिया गया, उसे इतने पावर्स दे दिए गए कि वो हिटलर और मुसोलिनी जैसा पावरफुल हो गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज कहा और जिन्ना जी ने इसे थ्रूली रॉटन। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि इसका क्रिटिकल, क्योंकि कभी कभी पीसीएस में या यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 1935 के एक्ट के क्रिटिसिज्म में जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से क्या कहा था, या न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज 1935 के एक्ट को किन्होंने कहा था। ये रहा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसके बेस्ड एक क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था
यूपीएससी के द्वारा, जिसे आप लोग अटेम्प्ट करो। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। The real intention of the British to include the princely estate in the Federal Union proposed by Indian Act of 1935। कहने का सेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिशों का रियल इंटेंशन क्या था, उसकी मेन भावना क्या थी इंडिया में प्रिंसली स्टेट को फेडरल में यूनियन करने के लिए। मैंने आपको डिस्कशन में इसकी बात की चर्चा की है, अब आप इसका आंसर सोचें, पॉज करके मैं आपको बताता हूं आंसर। एक्सरसाइज मोर एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट, नहीं। इन्वॉल्व द प्रिंसली स्टेट एक्टिवली इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनी, बिल्कुल नहीं। फाइनली अफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट, ये उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाहत नहीं थी, क्योंकि वो अपीजमेंट पॉलिसी करते थे। यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्टिक डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर। तो आप लोगों को लग सकता होगा कि ये दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन जो ब्रिटिश दिखाना चाहते थे उस हिसाब से सही हो सकते हैं, लेकिन उनका मेन इंटेंशन ये था कि वो काउंटर बैलेंस करें नेशनलिस्ट लीडर को। मैंने बताया कि वो चाहते थे कि नेशनलिस्ट लीडर उलझ के रह जाएं प्रिंसली स्टेट के साथ और ब्रिटिश की आज़ादी के साथ पंगा न हो। दैट इज द रीजन। सो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन आंसर डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब 1935 का एक्ट तो पास हुआ, इंडियंस ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो रही थी पूरी दुनिया में जिसने कि ब्रिटिश को मजबूर किया कि वो धीरे धीरे करके हमारी बात को माने और हमें आज़ादी दे। इसी के क्रम में 1940 में अगस्त ऑफर आया। अगस्त में आया, इसलिए अगस्त ऑफर कहते हैं। कौन लाया? लॉर्ड लिलिंगथेंगू, गवर्नर जनरल थे उस समय इंडिया के, या वायसराय भी उन्हें हम कहते हैं। उन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी दी। उन्होंने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कहेंगे, और ये भी कि वॉर। अब आप सोच रहे हो व्हाट इज वॉर। 1939 में एक वॉर शुरू हुई थी जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2, और उसमें ब्रिटेन पूरी तरह से फंस गया था। अब ब्रिटेन को चाहिए था इंडियंस का हेल्प। अब इस हेल्प के लिए वो इंडियंस को मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दूंगा, लेकिन वॉर के बाद। अभी आप लोगों को पता है कि 1945 में ये वॉर खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली 1939 में कौन जानता था कि 6 साल बाद ये वॉर खत्म होगी और हम 1947 में आज़ाद होंगे। दैट इज द रीज़न कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद आए क्रिप्स अंकल। उन्होंने भी एक प्रपोजल देने की कोशिश की ब्रिटिश को खुश करने के लिए कि चलो अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया, मैं कोशिश करता हूँ, मैं भारतीयों को मना लूंगा। जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जिसके अंतर्गत रीजन क्या था क्रिप्स प्रपोजल का, कि इंडिया, मैंने बताया, ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में फंस गए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण आप सब लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जापानी गवर्नमेंट की सहायता से इंडिया को आज़ादी दिलाना चाहते थे। जिसके कारण हुआ ये कि जापानी इंडिया के नज़दीक पहुंच गए थे। अब अगर जापानी इंडिया पे अटैक कर देते तो ब्रिटिश के लिए इनसे लड़ना यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता। डैट इज़ द रीज़न कि क्रिप्स प्रपोजल आया, और ये क्रिप्स प्रपोजल का मेन पर्पस था कि जस्ट एंड फाइनल सॉल्व, मतलब वो चाहता था कि मैं ही सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। जिसके अंतर्गत पावर को ट्रांसफ़र करने की बात की गई, लेकिन आफ्टर वार और ड्यूरिंग वार कुछ पार्शियल ट्रांसफर, उसके बदले में कुछ तो चाहिए होगा। ब्रिटिश इतने शरीफ तो है नहीं कि हमें पावर दे देंगे फ्री में। वो चाहते थे कि इंडिया सपोर्ट करे, मतलब ये कि इस प्रॉब्लम का, जो सुभाष चंद्र बोस जी का प्रॉब्लम था, उसे वो बचना चाहते थे, जिसे इंडियंस ने रिजेक्ट किया, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जब हम कोई चेक पे, मान लीजिए मैं 22 तारीख का डेट डालता हूं और आज 25 तारीख हो जाता है मई मंथ का, तो उसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो चेक को इंटरटेन बैंक नहीं करती है। अब लॉर्ड वेवल क्या थे? लॉर्ड वेवल उसमें वायसराय थे 1945 में। उन्होंने भी कोशिश की कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडियंस को मनाएं। उन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का मौका देंगे,
और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे के सारे लोग इंडियंस होंगे। मतलब ये कि जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स रखा था ब्रिट वायसराय ने, उसमें से एक्सटर्नल अफेयर्स भी इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसी तरह का अनरीजनेबल वीटो, मतलब क्या विश्वास कर सकते हैं कि ब्रिटिश बोला कि मैं अनरीजनेबल वीटो नहीं करूंगा, वो ना करे, हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक तरह का धोखा था, लॉलीपॉप था। शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जो कि कंप्लीटली फेल हुआ। ये वेबल प्लान फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया पूरी की पूरी तरह से ये पूरा इंडिया एक रहे, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें ये और ये पार्ट अलग करके पाकिस्तान बना दिया जाए। तो दैट इज द रीजन कि वेबल का प्लान फेल हो गया। पहले अगस्त ऑफर आई, क्रिप्स प्रपोजल आया और वेबल प्लान गया, सारे के सारे फेल हो गए। अब जब इतनी चीजें फेल होंगी तो ब्रिटिश का माथा गया हिल, कहा नहीं कुछ ना कुछ तो करना होगा। जैसे सीआईटी में दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए कैबिनेट मिशन का 1946 में एक टीम आई जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर, अब से कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या होता है, इसलिए कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है और इनके पास कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप है जिसे हम डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, इन सब के ग्रुप को ही कैबिनेट कहा जाता है। इसे हम लोग फ्यूचर में जब एग्जीक्यूटिव्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, फिर क्रिप्स आ गया दोबारा कोशिश करने, एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों का मेन पर्पस था कि एक अल्टरनेटिव स्कीम फाइंड करना और एक ऐसे फॉर्मूला पे आना जो सबको, किसको, ब्रिटिश को, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग, यही तीनों थे उस समय मुख्य। कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या सुझाव दिए? पहला कहा कि हम आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब ये कि इंडिया को यूनियन बनाएंगे और यूनियन ऑफ इंडिया में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को भी इंक्लूड करेंगे। यूनियन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों होगा, जो कि ब्रिटिश और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आएगा। ऑल सब्जेक्ट जो कि यूनियन सब्जेक्ट के अलावा है उसको वेस्ट कर दिया जाएगा प्रोविंस में। मतलब ये कि यूनियन लिस्ट के अलावा जैसे कंकरेंट लिस्ट था और स्टेट लिस्ट था, इन सबको प्रोविंस के अंतर्गत मिला दिया जाएगा। मतलब प्रोविंस को ज़्यादा पावर देने की कोशिश की जा रही है, मतलब फेडरल सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है। फेडरल में स्टेट और सेंटर दोनों पावरफुल होते हैं, लेकिन इंडिया क्या फेडरल है नहीं है, इसे हम लोग फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। Provinces should be free to form group with executive and legislature. Obviously provinces अपना ग्रुप बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों को साथ लेकर। अब कैबिनेट मिशन ने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हम सेक्शन ए, ये रहा सेक्शन बी और ये सेक्शन सी स्टेट्स थे। तो सेक्शन देख सकते हैं इस कलर के जो स्टेट हैं, ये मुस्लिम बहुल स्टेट है, ये हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है और ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्टों का डिटेल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के जब चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किस तरह इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स आए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब कैबिनेट मिशन ने सारी प्रपोजल्स दे गई, 3 पार्ट में स्टेट को डिवाइड किया और क्या किया, और कहा कि 93 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट से, 4 होंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे और बचे हुए ब्रिटिश। मतलब ये कि ये होंगी प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया क्या था उस समय, ये जो मेन पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारे ब्रिटिश इंडिया के पार्ट्स थे। इन पार्ट्स को किया जाएगा, इन पार्ट्स को 389 में से जब हम 97 मेंबर्स माइनस करेंगे तो आप लोग देखिए कितना आता है, उतने मेंबर्स होंगे ब्रिटिश इंडिया से। 93 प्रिंसली स्टेट्स थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। और जो मेंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा ना, वो 10 लाख पे एक, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर्स अपॉइंट होंगे, जिसके अंतर्गत 389 मेंबर्स को अपॉइंटमेंट की कोशिश उस समय, तो समझ लीजिए उस समय हमारा पॉपुलेशन
रफली 39 करोड़ होगा। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी उसको चेंज किया गया और 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए आज एक जनरल, एक मुस्लिम और एक सिख। अब जनरल में कौन आएगा? हिंदू, पारसी, एंग्लो इंडियन सारे जनरल्स में आ जाएंगे। मुस्लिम का अलग रखा गया और सिख को अलग किया गया, मतलब एक और झमेला शुरू किया गया। असेंबली टू बी सीटेड एट न्यू दिल्ली। अब असेंबली बन जाएगी, चुनाव हो जाएगा, तो ये कहाँ बैठेंगे? न्यू दिल्ली में बैठेंगे। उसमें नई दिल्ली बनी थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंस किस तरह से होगा? तो सेक्शन ए में आए मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और सिंध, और सेक्शन सी में बंगाल और असम स्टेट को रखा गया था। अब इसके अंतर्गत इंटरिम गवर्नमेंट की बात करिए। अब इंटरिम गवर्नमेंट होता क्या? इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कि जब तक कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होगी, उसे ही हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव शुड बी रन बाय इंटरिम गवर्नमेंट। सारे पोर्टफोलियो इंडियंस के द्वारा होंगे। मुस्लिम लीग ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, ये सोचकर एक्सेप्ट किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट इलेक्शन में जीतेगा और जिन्ना जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस ने जुलाई 96 के इलेक्शन में जबरदस्त मेजॉरिटी हासिल की और इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जिसके वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा 11 और मिनिस्टर्स थे, जो आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट कौन है? अभी वायसराय जिंदा है, मतलब वायसराय है यहाँ। वल्लभ भाई पटेल को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स दिया गया। बलदेव सिंह जी को डिफेंस, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को एजुकेशन, आसिफ अली जी को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, जगजीवन राम जी को लेबर, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथानी को इंडस्ट्री एंड सप्लाईज, लियाकत अली खान जी को फाइनेंस, अबुड रब निशहतर पोस्ट एंड कम्युनिकेशन, इब्राहिम जी को कॉमर्स, जोगिंद्र नाथ जी को लॉ, अली खान जी को हेल्थ और भाभा जी को माइनिंग एंड एनर्जी दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इंटरिम गवर्नमेंट के सारे मेंबर्स की चर्चा क्यों कर रहा हूं, तो इसका रीजन ये है। 2009 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय राजेंद्र प्रसाद इन इंटरिम गवर्नमेंट, और आप अगर पिछला देखा तो आप जानते हैं इसका सही आंसर है फूड एंड। तो ये कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी यूपीएससी और पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो आपको इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स की पोर्टफोलियोज याद रखनी होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये भी हो गया पार्शियली फेल, जिसके कारण इंडिया में शुरू हो गई मारपीट, खून खराबा, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो चाहिए था वो मिला नहीं, जिसके लिए इंडिया में भेजा गया माउंटबेटन को। ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ हो नहीं रहा था, उन्होंने माउंटबेटन का भाई अब तू ही कुछ कर सकता है, हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो माउंटबेटन, ठीक है आप मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मैं जाता हूं और कुछ करके ही वापस आऊंगा, वरना वापस नहीं आऊंगा। तो वह इंडिया में वायसराय के रूप में आए और उनका मेन पर्पस था कि ट्रांसफर ऑफ पावर स्मूथ तरीके से हो, मतलब बिना किसी ज्यादा प्रॉब्लम की। तो ट्रांसफर ऑफ पावर का डेट 15 अगस्त 1947 को डिक्लेयर किया गया। आप सोच रहे होंगे पहले भी कि व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। ऐसे पाकिस्तान ने 14 अगस्त माना, बट डेट डिक्लेयर किया गया था 15 अगस्त का। डैट का रीजन ये था, माउंटबेटन प्लान में ऐसा बोला गया था, हमने डिसाइड नहीं किया था, ये भी ब्रिटिश ने डिसाइड किया था। अब जब सारे लोगों से बातचीत हुई माउंटबेटन की, चाहे कांग्रेस से हो, मुस्लिम लीग से, तो उनकी पहले पूरी कोशिश थी कि इंडिया का बंटवारा ना हो। लेकिन जब उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स, जिन्ना जी से, जवाहरलाल नेहरू सबसे डिस्कस किया, तो फाइनल ये निकल के आया कि बंटवारे के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए 2 डोमिनियन की रचना की गई, जिसे हम इंडिया और पाकिस्तान के नाम से आज जानते हैं। और डोमिनियन उस समय इसलिए रहा था कि जब तक वो आजाद नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश क्राउन उनको डिक्टेट करेगी, बस ये नॉमिनल हेड होंगी ब्रिटिश क्राउन इंडिया में। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट किया जाएगा और सॉवरेंस किया जाएगा। सॉवरेंस और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट मतलब कॉलोनी से कंप्लीट आजादी, और सॉवरेंस का मतलब भले ही ब्रिटिश क्राउन अभी है लेकिन इंडिया जो चाहे सो कर सकता है।
पार्टीशन ऑफ इंडिया विद क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनको राइट था, मैंने कहा ना सॉवरेंस का मतलब क्या कि वो कुछ भी चाहे अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, राइट टू सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, तो वैसे राज्य, वैसे देश जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में गुलाम थे, उनको कॉलोनी थे, तो उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाया गया था। वायसराय एबॉलिश्ड एंड अपॉइंटमेंट, वायसराय के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, जो कि कौन होगा गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल होंगे जो इंडिया और पाकिस्तान के कैबिनेट होंगे, उनके सलाह पे। तो इंडिया ने गवर्नर जनरल तो बना लिया था किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना जी को गवर्नर जनरल बनाया गया। ब्रिटिश क्राउन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट का, दैट इज द रीजन कि इंडिया को क्या किया गया? सॉवरेन घोषित कर दिया गया। Empower Dominion to make Constitution as they like, मतलब वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो बना सकते हैं, और यहां तक कि वो जो भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था आज तक उसे वो रिपील कर सकते हैं, यहां तक कि उन्हें 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रिपील करने का अधिकार दे दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोथ डोमिनियन अपने अपने एरिया में बनाएंगी। उन्होंने लैप्स ऑफ पारामाउंसी कहा, मतलब प्रिंसली स्टेट को कहा कि अब आपके ऊपर मेरे सारे अधिकार खत्म, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोई भी अधिकार प्रिंसली स्टेट्स पे नहीं होगी, और प्रिंसली स्टेट जो चाहे कर सकते हैं, मतलब ये कि वो चाहे तो इंडिया में मिल सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, वो चाहे तो अपना एक अलग देश बना सकते हैं। मतलब जाते जाते भी ब्रिटिश ने आग लगा ही दी। ये तो सरदार पटेल जी थे जिसने इंडिया को आज इतनी बड़ी इंडिया यूनाइटेड किया, जिसके लिए उनकी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी बनाई गई। और जो भी गवर्नेंस चलेगा, अब इतना दिन जो शासन चलेगा, अब 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, अब कब बन के तैयार होगा किसी को पता तो था नहीं। तो इन दैट केस जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत वर्क करेंगे। लेकिन इंडिया में सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट होता था, जिसके लिए आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, CSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसे बंद कर दिया गया। लेकिन जो भी सिविल सर्वेंट उस समय थे उनका पोस्ट एज इट इज बना रहेगा, वो कहीं जाने वाले नहीं है। ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का फाइनल। और मैंने पहले ही बताया कि भारत ने फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनाए लॉर्ड माउंटबेटन को। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, कहाँ बैठी? न्यू दिल्ली में, और उन्होंने एक ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके प्रोसीजर्स क्या थे, किस तरह से बनाया, और फिर हम लोग पूरी पॉलिटी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक ऐसा संविधान बना कर दिया जिसे पर आज हम लोगों को गर्व है। और गर्व होने का रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटी तो बुक पढ़ के समझ में इतनी आसानी से आती नहीं है, मैं उसे ही लेमन लैंग्वेज में आपको पूरी पॉलिटी क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ देख लें, ब्रिटिश कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, कलर चेंज कर लो। सरदार पटेल का होम अफेयर्स था, दैट इज द रीजन कि सरदार पटेल ने इंडिया को एक किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसमें फूड एग्रीकल्चर, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया जब आज़ाद हुआ तो क्या बने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को एजुकेशन, जॉन मिथाई जी को फिर रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस B.R. अम्बेडकर के पास याद रखिएगा, ये पूछता है अक्सर, लॉ मिनिस्ट्री थी। उसके अलावा सारे लोगों की मिनिस्ट्री आप याद कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे नीलांशु सर आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।